राधे राधे टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टी। ये जो टॉपिक है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब हमारी पार्टीज़ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। ठीक है, एक किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो एग्रीमेंट है उसके अंदर दो पर्सन के बीच में कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट करने की। कैपेसिटी का मीन्स क्या होता है कि उनकी क्षमता, पार्टीज़ की क्षमता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की, दैट इज़ कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 11। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है कि एवरी पर्सन, देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके अकॉर्डिंग हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी कब होती है पार्टीज़ की, व्हेन एवरी पर्सन इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर एक वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है, हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि मेजॉरिटी की एज का हो, मीन्स 18 प्लस हो, अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग वो मेजर बंदा हो, टू विच ही इज़ सब्जेक्ट, एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जो कि साउंड माइंड का हो, मीन्स उसका जो दिमाग है वो सही काम करे, वो ड्रंक्ड ना हो, वो इडियट ना हो, ल्यूनेटिक ना हो, या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वगैरह ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, और किसी भी अनदर लॉ से वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 आ जाती हैं कंडीशंस, कब हमारा कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पार्टी वो कैपेबल होती है, उसके अंदर कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, कब होती है, जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करे, वो साउंड माइंड का हो, और नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम एनी लॉ, किसी लॉ से वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। तो क्या क्या है हमारी, क्या क्या हमारे जो हैं मेजर जो हमारे टर्म्स है, कौन कौन सी हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव क्या क्या, बी अ मेजर हो, बी ऑफ साउंड माइंड, वो क्या हो, साउंड माइंड का हो, एंड थर्ड वन इज जो कि डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो किसी भी लॉ से, डिस्क्वालीफाइड बाय, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। ये कहता है हमारा, कौन कहता है, सेक्शन 11 कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैपेसिटी उसकी तब होगी कॉन्ट्रैक्ट करने की जब वो मेजर होगा, साउंड माइंड का होगा, और किसी लॉ से डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। या हम कह सकते हैं कि सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो पर्सन क्या हो, वो पर्सन हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या वो कैपेबल नहीं होता, जिनके अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, पर्सन्स जो कौन होते हैं, टू बी इनकम्पिटेंट, इनकैपेबल। ठीक है, कौन होते हैं वो इनकैपेबल पर्सन, इनकम्पिटेंट, माइनर्स, सेकेंड वन इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड द थर्ड वन इज पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाई हो किसी लॉ से, वो भी क्या होगा, इनकम्पिटेंट होगा, वो भी कैपेबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ठीक है, देखो हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी के अंदर
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हर एक वो पर्सन कॉम्पिटिटेंट है या फिर कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी हो अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो कि साउंड माइंडेड हो या और किसी भी लॉ से वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। ठीक है, तो ये हमारी 3 कंडीशंस है जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए चाहिए ही चाहिए। सेक्शन 11 क्या कहता है कि वो पर्सन इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए या फिर इनकपेबल होता है, कौन से, जो कि माइनर होते हैं बिलो 18, जो कि अनसाउंड माइंड के होते हैं और जो कि डिस्क्वालीफाई बाय किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई बाय हो, तो वो भी क्या होते हैं, हमारे इनकम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए। सबसे जो फर्स्ट केस आता है हमारा, दैट इज़ माइनर। माइनर कौन होते हैं? माइनर के अंदर ना सेक्शन लगता है, सेक्शन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर कौन है? जिसने अपनी 18 की एज कंप्लीट ना की हो। अ माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, वो पर्सन हमारा क्या होता है? माइनर होता है। बट यहाँ पे एक हमारे एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर जो गार्डियन है माइनर के, वो कि जो गार्डियन है, अगर जो हमारे माइनर के गार्डियन हैं वो किसके अंडर आते हैं? अंडर द गार्डियन, अगर अंडर द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंडर अगर उस माइनर के गार्डियंस आते हैं, तो वो जो माइनर है वो मेजर कब होगा? आफ्टर 21। ठीक है, वैसे तो ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग मेजर कब होता है माइनर? आफ्टर 18। ठीक है, बट अगर उसके जो गार्डियंस हैं वो अपॉइंट कर लिए गए हैं, अब वो अपॉइंट हो चुके हैं अंडर द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, तो वो जो माइनर है वो जब वो 21 की एज अटेन कर लेगा उसके बाद वो मेजर बनेगा। ठीक है, देखो इतना समझ आया। अब देखो माइनर जो है ना, एक तरह से वो गॉड है, लॉ ने ना उसे गॉड का दर्जा दे दिया है। माइनर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो उसके लिए वो डिसएडवांटेज नहीं होगा, इसके ऑन द कंट्रारी उसके पास ना बहुत सारे एडवांटेजेस है, वो बहुत फ़ायदा उठा सकता है अगर वो लॉ कर दे, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कर दे। वैसे तो देखो माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता है, बट अगर वो झूठ बोलकर या फिर अपने आप को मेजर साबित करके किसी के बंदे के साथ, किसी अदर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, ये क्या है? माइनर है, ये बी है, ये मेजर है। ठीक है, जो ए पर्सन है वो ना अपना हाउस सेल कर देता है, इसके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं, जो ए पर्सन है अपना हाउस क्या कर देता है? सेल कर देता है बी को। ठीक है, और ये बी को क्या दिखाता है कि मैं मेजर हूँ, ये इसको ये बोलता है कि मैं मेजर हूँ, मैं 18+ हूँ और आप मेरा हाउस ख़रीद लीजिए। बी क्या करता है? बी को ना उसका हाउस पसंद आ जाता है और बी उसके साथ डिस्कस करता है कि कितने पैसों में आपके हाउस चाहिए, तो ये बोलता है 20 लाख। 20 लाख में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है। तो क्या करता है ए जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने जो हाउस है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बी को दे देता है एंड बी उसको 20 लाख रुपीज़ दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हो गया फिनिश। कंसिडरेशन दोनों की होगी, यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन भी गया, प्रोसेस भी हो गया और एंड भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। बट ट्विस्ट क्या आता है कि कुछ दिनों बाद ना ए के पेरेंट्स घर पे आते हैं, उसको पता चलता है कि उनके लड़के ने उनकी जो हाउस है वो सेल कर दिया बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी कंसिडरेशन के। तो वो क्या करते हैं, वो ना बी के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई
हमारा हाउस जो है वो हमें वापस चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता था, उस हमारे बेटे ने हाउस हमारा सेल कर दिया और हमें तो अपने हाउस की ज़रूरत है, हमें हमारा हाउस वापस दो। तो बी बोलता है कि नहीं, मैंने तो उसको पेमेंट करी है और मैंने पूरे अपने कागज़ लिए हैं उससे, सारा कुछ हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुई है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जब वो ये बात बोलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने उसको पैसे प्रोवाइड करे हैं जितने उसने मांगे थे और मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपका हाउस ख़रीदा है, तो ए के जो पेरेंट्स हैं, कौन, ए के जो पेरेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि ए तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता बिकॉज ही इज़ माइनर, कि ए तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि वो 18 से कम एज का है। तो फिर बी क्या कहता है कि बट उसने तो मुझे बोला कि वो 18 के अबव एज का है, बट बी के पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि वो मेजर है, जबकि ए के पेरेंट्स के पास सारे प्रूफ थे कि ए जो है वो माइनर है, उसका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होते हैं पेरेंट्स के पास, वो सब था। तो क्या होता है कि जो बी है ना सॉरी, बी को वो सारे पेपर जो हैं वापस करने पड़ेंगे। कैसे? अब बी तो नहीं देगा, बी तो बोलेगा कि भाई मेरे को तो, मैंने तो पैसे दिए हुए हैं, अगर आपको पेपर चाहिए तो मेरे पैसे वापस दो। तो ये क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, अपना अपना केस रखते हैं। तो बी जो कहता है, बी कहता है कि मैंने तो उसको पैसे दे रखे हैं 20 लाख रुपए, उसके बदले में उसने मुझे अपना घर सेल किया था और उसने बोला था कि वो मेजर है। तो कोर्ट क्या मांगेगी, प्रूफ, पर प्रूफ बी के पास है नहीं। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जब माइनर होता है, तो ठीक है, तो घर सेल हुआ ही नहीं है। तो वो अगर, तो बी कहता है अगर घर सेल हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो फिर जो मेरे 20 लाख रुपए हैं वो मुझे वापस चाहिए। बट नहीं, वो तो बी की गलती है कि उसने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो जो 20 लाख रुपए हैं वो रिफ़ंड नहीं हो सकते, अब वो माइनर नहीं दे सकता, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेंगे, ना उसके पेरेंट्स लेंगे ना माइनर लेंगे। ठीक है, बट अब क्या होगा, तो कोर्ट क्या कहेगी, आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये आपकी मिस्टेक है, आपको वो वापस उनका घर रिटर्न करना पड़ेगा। अब जो पैसे हैं वो माइनर, तो वो तो माइनर था, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है थिंक करने की या कुछ भी सोचने की या कोई भी डिसीजन लेने की, उसने तो वो यूज़ कर दिए होंगे, तो वो पैसे भी रिफ़ंड नहीं हो सकते। यहाँ माइनर को क्या हुआ, एक तरह से गॉड की तरह वो ट्रीट हुआ, माइनर को इतना फ़ायदा हुआ कि उसको पैसे भी नहीं देने पड़े वापस, और उसने अपना घर भी अपनी मन की भी कर ली और उसको पैसे भी मिल गए। बट देखो, ये सब जो आते हैं ना, ये आते हैं, ये जो है माइनर के एडवांटेजेस, कि उसको, ये सारे आते हैं कि उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये सब क्या आते हैं, सेक्शन नंबर 61, 63 एंड 64 के अंदर आते हैं। ठीक है, कि उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, वापस में रिफ़ंड नहीं करना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। माइनर को तो बेनिफिट ही बेनिफिट होगा अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है, तो वो दूसरी पार्टी के ऊपर है कि वो, उसको पूरी पहले जांच पड़ताल निकालनी चाहिए कि वो माइनर है, अनसाउंड है या डिस्क्वालीफाई है, सब कुछ। बट जो हमारा सेक्शन 68 है, वो थोड़ा माइनर के डिसएडवांटेज में जाता है, अगेंस्ट जाता है थोड़ा। वो सेक्शन 68 क्या कहता है कि अगर वो जो प्रॉपर्टी है या वो जो पैसे हैं वो जो दूसरी पार्टी है उसकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, उसकी लाइफ से रिलेटेड है या उसकी लाइफ नीड्स के से रिलेटेड है, तो माइनर की जो प्रॉपर्टी होगी तो उससे उन पैसों की रिकवरी कर दी जाएगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी माइनर की होगी, माइनर के नाम जो होगी उससे, अगर माइनर के नाम प्रॉपर्टी नहीं है तो बस केस वहीं ख़त्म, पैसे नहीं दिए जाएंगे। बट तब दिए जाएंगे अगर वो उसकी लाइफ का सवाल है, जैसे कि मान लो उसने वो 20,000 ना अपना घर सेल करके दिए थे उसे, सॉरी 20 लाख रुपए, अब उसके पास रहने की जगह नहीं है, तो वो उसकी लाइफ से रिलेटेड हो गया ना, तो यहाँ पर माइनर की प्रॉपर्टी जो है पेबल होगी, ओनली प्रॉपर्टी, माइनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माइनर की तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर वो 1 साल बाद मेजर हो जाता है, नो, क्योंकि वो केस कॉन्ट्रैक्ट तो जब हुआ था ना, जब वो माइनर था। तो यहाँ पे क्या है, माइनर को सिर्फ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 तभी माइनर पेबल होगा
अगर जो वो अमाउंट होगी, जो वो प्रॉपर्टी होगी, वो उसकी लाइफ से रिलेटेड होगी दूसरे पार्टी की। और माइनर भी पेबल नहीं होगा, माइनर की प्रॉपर्टी पेबल होगी। अगर माइनर के नाम कोई प्रॉपर्टी है तो उससे रिकवरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा केस है ना अकॉर्डिंग टू बुक, वो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इसमें जो धर्मदास घोष है वो क्या है, माइनर है। तो मतलब ए जो है हमारा धर्मदास घोष है और मोहरी बीबी हमारा बी है। ठीक है, वो ये सारा केस वही था जो घर सेल वगैरह का है। तो ये हमारा क्या था, माइनर का था सब कुछ। ठीक है, तो माइनर के सिर्फ एक सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी पेबल होगी, अदरवाइज माइनर को कुछ भी वो पे नहीं करना, ना वो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आएंगे, उसके अगेंस्ट कोई भी सूट नहीं कर सकता है फाइल, कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिए जा सकते हैं। दैट इज़ माइनर। नेक्स्ट आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखो इसमें क्या है, इसमें कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 12। माइनर में कौन सा लग रहा था सेक्शन, बताओ, सेक्शन 11। माइनर में कौन सा सेक्शन लग रहा था, सेक्शन 11। मेजॉरिटी एक्ट का है सेक्शन 3, वैसे माइनर का सेक्शन 11 है। इसका अनसाउंड माइंड का है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है वो इनकम्पिटेंट होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के इनकेपेबल होता है। पर्सन देखो दो स्टेज होती है यहाँ पे। पर्सन साउंड माइंड का कब होगा कि फर्स्ट तो अगर उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है बिजनेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हमारे, उनको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, और सेकंड जो है वो क्या है कि उसके अंदर एबिलिटी है, वो इस एबल है कि वो डिसीज़न ले सके, वो जजमेंट कर सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या कर सके, जजमेंट कर सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो डिसीज़न ले सके। फर्स्ट तो क्या है कि इसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए बिजनेस के रूल्स और बिजनेस के अंदर उसे क्या करना है वो सब प्रिंसिपल समझने की। सेकंड वो इतना एबल हो कि वो रैशनल जजमेंट कर सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तभी हमारा जो है पर्सन जो है साउंड माइंड का होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। अब कौन कौन से पर्सन्स होते हैं, कौन यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स दिए हुए हैं जो अनसाउंड माइंड के होते हैं। कौन कौन से, पहला तो इडियट। कोई भी पर्सन इडियट कब होता है, जब वो पैदा ही एज अ फूल हुआ हो। ठीक है, या उसकी मेंटल पावर लॉस हो गई हो और वो फूल हो चुका हो, इडियट, तब वो पर्सन क्या होता है, इडियट होता है। कि वो किसी भी सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकता, जैसे कि वो बता नहीं सकता कि उसका नाम क्या है, उसकी कितनी उम्र है, या वो कहाँ रहता है, ये सब। अगर वो इन सब सवालों का भी प्रॉपरली आंसर नहीं दे सकता तो दैट मीन्स वो क्या है, पागल है, वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारा ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक कौन होता है, जिनका ना किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण या पर्सनली ट्रेजेडी के कारण उनकी जो मेंटल पावर जो होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं। वो कौन से पर्सन्स होते हैं, लूनेटिक पर्सन्स, जिनकी किसी एक्सीडेंटल केस के कारण, किसी इलनेस के कारण या फिर किसी पर्सनल ट्रेजेडी के रीज़न से उनकी जो मेंटल पावर जो है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, वो खो जाती है, एंड देन वो इडियट हो जाती हैं, तो वो लूनेटिक पर्सन होते हैं। वो भी क्या होते हैं, हमारे कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, वो इनकम्पिटेंट होते हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट, इनकेपेबल होते हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमारे 2 केसेस आते हैं। फर्स्ट कि जो ना वैसे तो पूरे ठीक है, पूरे टाइम पीरियड में वो ठीक है, बट जिस टाइम ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम
वो अनसाउंड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ठीक है, जब वैसे तो वो ठीक है, वैसे तो वो साउंड माइंड के हैं, नॉर्मली ऑल राइट रहते हैं, बट कभी कभी वो क्या हो जाते हैं, अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, वहाँ पर वो क्या होंगे, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो अनसाउंड माइंड के हैं, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनना जाएगा, वहाँ पे वो इनकम्पिटेंट हो जाएंगे। फर्स्ट तो ये था। सेकंड ये है कि अगर वो नॉर्मली इनसेन रहते हैं, अनसाउंड माइंड के रहते हैं, ल्यूनेटिक रहते हैं, बट ओकेजनली कभी कभी वो साउंड माइंड के हो जाते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वो साउंड माइंड के रहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइडेबल होगा, और वो कम्पिटेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो साउंड माइंड के हैं ना, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब नहीं, अगर वो साउंड माइंड के उस टाइम पे नहीं है तो वो इनकम्पिटेंट है, अगर हैं तो वो कम्पिटेंट है। थर्ड क्या आते हैं, जो ड्रंकर्ड होते हैं हमारे, जो कि ड्रिंक कर रखी होती हैं जिन लोगों ने, ड्रंकर्ड जो पर्सन होते हैं, क्योंकि वो ना इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, वो ना डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं, वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ जाता है ड्रग्स का, ड्रिंक्स का, कि उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो रेशनल डिसीज़न ले ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, इनकम्पिटेंट होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके। ठीक है, तो ये हमारी 3 सिचुएशन थी अनसाउंड माइंड की। अनसाउंड माइंड में कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 क्या कहता है कि लास्ट में हम ये लिख देंगे कि ये क्लियर है, सेक्शन 12 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो वो क्या होगा, इनकम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट की। अगर फिर भी वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा था अनसाउंड माइंड। 2 टॉपिक्स 2 हमारे क्लियर हो गए, माइनर और अनसाउंड माइंड। लास्ट रह गया डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। क्या है हमारा थर्ड जो एलिमेंट है, अदर डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। कौन से पर्सन होते हैं वो जो किसी अदर लॉ से डिस्क्वालीफाई हो, कौन कौन हो सकते हैं वो, या तो कोई वो एलियन एनिमी हो सकता है हमारा, कैसे कि किसी फॉरेन उसका है, स्टेट का है, तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते एज पर लॉ। अगर वो हमारी एनिमी किसी कंट्री का है या एनिमी किसी स्टेट का है तो वो हम उसके साथ क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो हमारे डिस्क्वालीफाई पर्सन्स हैं। एनिमी कंट्रीज़ हमारी कौन सी होंगी, जैसे कि जो जिनसे इंडिया वार कर रही होगी, मीन्स जिनसे हमारी लड़ाई चल रही होगी या लड़ाई हो चुकी होगी, मीन्स ये हमें ऑलरेडी मेंशन होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हमारी एनिमी हैं, उनके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, वो पर्सन्स जो हैं डिस्क्वालीफाई बाय लॉ किए गए होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा अगर फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद कौन से पर्सन होते हैं, प्रोफेशनल जो होते हैं हमारे, इन इलेजिबिलिटी, कि जो हाईली प्रोफेशनल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे प्रोफेशनल बंदे होते हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड या हाईली प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी फ़ीस को लेके क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी डिस्क्वालीफाई किए गए होते हैं लॉ से। क्यों, क्योंकि कहाँ बनता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, हमारे सारे रूल्स कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से वो पास होके किसके पास जाते हैं, प्रेसिडेंट की अनुमति से ही तो होगा ना। जब प्रेसिडेंट ने खुद ही वो बनाया होगा तो उन पे वो लागू होगा ही नहीं। ठीक है, तो और वो पर्सन्स जो कि डिस्क्वालीफाई किए गए हों लीगल स्टेटस से, डिस्क्वालीफाई ड्यू टू लीगल स्टेटस। ठीक है, ये जो पर्सन है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही हमें इनके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो हमारे पर्सन्स डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में कितना किया
कि हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है पार्टीज़ की, कौन कौन से पर्सन्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो वो सब हमने किया। माइनर किया, अनसाउंड पर्सन किया, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ किया। ठीक है, इसमें हमने क्या, माइनर में हमारा कौन सा लग रहा था, सेक्शन नंबर 11। इसमें कौन सा लग रहा था साउंड पर्सन वाले में, सेक्शन नंबर 12। और मेजॉरिटी एक्ट हमारा कौन सा था, सेक्शन नंबर 3 का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो देन ऑल्सो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।